अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। आज जिस तरह से असेंबली का इजलास हुआ, आहिस्ता आहिस्ता अब ये मराहिल आगे बढ़ते जा रहे हैं ताकि हुकूमत तश्कील की जा सके। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का आज इंतखाब हुआ और हमने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सरदार अयाज सादिक साहब स्पीकर मुंतखब हो गए, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से डेप्यूटी स्पीकर गुलाम मुस्तफ़ा साहब मुंतखब हुए। आज बड़ी धुआंधार तकारीर भी हुई कौमी असेंबली में, एहतजाज भी हुए और ये हमने गुज़िश्ता रोज़ भी देखा जब हलफ बर्दारी हुई थी, तब भी दोनों अतराफ से आइल्स के जो है वो एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की जा रही थी और आज भी ऐसा ही हुआ। जो धुआंधार तकारीर हुई उसमें तहरीक इंसाफ बैक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जो अब शामिल हैं उनकी जानिब से बहुत कुछ कहा गया। मलिक आमिर डोगर साहब जो कि उम्मीदवार थे स्पीकर के, उन्होंने कहा कि अगर फॉर्म 45 सही तौर पर होते तो आज उनको 225 वोट ज़रूर मिलते। दूसरी जानिब महमूद अचकज़ई साहब की जो आज कौमी असेंबली में तकरीर थे उसमें तहरीक इंसाफ से जो वाबस्ता जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में लोग हैं या जो अपोजिशन बेंचेस पर बैठे हैं, उन्होंने बहुत जैसे कहते हैं बेंचेस भी जो हैं वो बजाएं, टेबल्स बजाएं, क्योंकि उनका ये कहना था महमूद अचकज़ई साहब का कि 22 करोड़ अवाम की पार्लियामेंट को मंडी बना के चलाना सही नहीं है। और इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी बातें कही, इंतखाबी अमल के ऊपर भी बड़े सवाल उठाए गए। इसी तरह उमर अयूब साहब की तकरीर भी आप सबके सामने थी। बहरहाल अब ये मरहला तो तय हो गया। उधर ये भी आपको बताते चलें कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में भी आज जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब CM मुंतखब हो चुके हैं, जबकि बलोचिस्तान में सरफराज बुगटी साहब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अब हैं, उन्होंने भी वो भी CM बलोचिस्तान मुंतखब हो चुके हैं, वो तो बिला मुकाबला हुए हैं। तहरीक इंसाफ ने जिस किस्म की आज तकारीर की और जिस किस्म के एहतजाज हो रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में एक बड़ी मजबूत अपोजिशन बनकर वो सामने आएंगे, लेकिन क्या असेंबली के मामलात इस तरह से चल पड़ेंगे या नहीं। हमने दावत दी है, इन फोकस हैं जुनैद अकबर खान साहब, डेप्यूटी स्पीकर कौमी असेंबली के आज उम्मीदवार थे, जिन्होंने 92 वोट हासिल किए। इन्होंने भी काफ़ी धुआंधार तकरीर की आज। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जुनैद अकबर साहब, पहले तो आज पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे सभी बोल रहे थे, आप लोगों की जमात के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो अब मेंबरान हैं वो यही कह रहे थे कि क्योंकि पार्लियामान मुकम्मल नहीं है इसलिए ये इलेक्शन जो है वो सही नहीं है करवाना, स्पीकर का भी और डेप्यूटी स्पीकर का भी। लेकिन आप लोगों ने इसमें हिस्सा भी लिया, तो देखिए जब आप हिस्सा ले रहे हैं तो लेजिटिमेसी तो आपने खुद दे दी। फिर जुनैद साहब आपको मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं आपको बताना चाहता हूँ। जी आपकी आवाज आ रही है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जी आपका दावत का। तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि न इस असेंबली को हम मानते हैं और न इसकी कानून साजी को हम मानते हैं। हमने बिल्कुल इस अमल में हिस्सा लिया और ये अमल में हमने इसलिए हिस्सा लिया है कि हमने फैसला किया है कि हम कोई भी फोरम खाली नहीं छोड़ेंगे, इनको टफ टाइम देंगे। जिस तरह पंजाब में हमारे दोस्तों ने बाइकाट किया और उसका हमारे वर्कर को काफी गुस्से में थे, इतनी आसानी से इसको जो है नहीं जितवाने देते। आप भी इसी तरह प्रोसेस का हिस्सा होते, उसको तकारीरी करते, उसको टफ टाइम देते और सिर्फ इसी पॉइंट पे हमने इलेक्शन में लिया है। न इस असेंबली को हम मानते, न इसकी मैंडेट को हम मानते, न इसकी कानून साजी को हम मानेंगे इंशाल्लाह। ओ तो जुनैद साहब फिर मामलात कैसे चलेंगे जो आप ये कह रहे हैं कि हम इसकी कानून साजी को भी नहीं मानेंगे, तो अगले 5 साल तो बड़े मुश्किल होंगे मौजूदा हुकूमत के लिए। फिर तो ये मेरा ख्याल है उन लोगों को सोचना चाहिए था जिन्होंने लोगों के मैंडेट पे डाका डाला है। अब पहली दफा ये हुआ है कि दूसरी तीसरी नंबर के लोग जो है उनको असेंबली का मेंबर बना दिया गया। माजी में भी ये शिकायत होती थी। मैं ये नहीं कहता कि हमारी वाला इलेक्शन साफ सफाई था, लेकिन इतनी हद तक नहीं था। और मैं इस दफा पहली दफा ये हुआ है कि बोलियां लगी। जिन बंदे ने ज्यादा पैसे दिए तो उसको जो है वहां पर असेंबली में लेके आ गए। जिस तरह पंप 45 को में रिजल्ट एक है और पंप 47 में दूसरा है, ये 60-70 हजार से हारे हुए लोग जो है उसको असेंबली में लेके आ गए।
तो जब जेन्युइन लोग नहीं होंगे, जो इन लोगों को मैंडेट हासिल नहीं है, उनको आवाम की सपोर्ट हासिल नहीं है, तो हम किस तरह इन लोगों की जो है उसकी कानून साजी को हम मानें। जुनैद साहब, ये फॉर्म 45 का बड़ा जिक्र करते हैं और आपके मुखालफिन भी ये कहते हैं कि जो दुरुस्त फॉर्म है वो लेकर आ जाएं। कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से वो फॉर्म 45 अभी तक आवेजा नहीं हुए। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ, आज आमिर डोगर साहब ने भी इसका जिक्र किया, उमर अयूब साहब ने भी इसका जिक्र किया, आखिर कौमी असेंबली के कितने ऐसे हलके हैं जो फॉर्म 45 बेसिस पर जिनको आपने चैलेंज किया हो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में? मैडम, सूबाई असम्बली की तो मुझे पता नहीं, लेकिन 80 ऐसी सीटें है जो हमारी है, जो हमसे जबरदस्ती छीनी गई है। और मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो 80 तो हमसे है, छीनी गई या है। एक मिनट जुनैद साहब, आपने 80 कहा कौमी असेंबली की नशिस्तें जो, तो क्या ये सारी आपने चैलेंज की हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में? जी तकरीबन सारी चैलेंज की है, क्योंकि हमारे साथ जो 45 हमारे साथ भी है, इस तरह दूसरी पार्टियों, जिस तरह जमात इस्लामी की है, इस तरह जैसे दूसरी पार्टियां हैं, उनकी भी फॉर्म 45 हमने जमा किए। और मैं सिर्फ ये आपको बताना चाहता हूँ कि केपी में भी हमारे साथ यही होने वाला था और हमारे साथ यही हुआ है, जो पिशावर में हुआ। जो मैं अपने डिस्ट्रिक्ट का आपको बताता हूँ, मैंने जिस कैंडिडेट को मैं आपको बता दूं, हम हैरान रह जाएंगे जब हम आरोस के, क्योंकि हमने यहाँ पर वोट नहीं मांगा था इस इलेक्शन में, हमने सिर्फ लोगों को ये बताया था कि आपने वोट का तहफ्फुज़ करना है, क्योंकि हमें पता था कि वोट हमें मिल रहा है, कौम इमरान खान के साथ है। तो हमने सारा कंपेन पाम 45 की तहफ्फुज़ पे किया कि लोगों ने अपनी जो पाम 45 के बगैर आपने निकलना नहीं है। तो मैं सिर्फ ये आपको बताना चाहता हूँ कि जब आरओ के ऑफिस हम गए तो रिजल्ट आ रहे थे, स्मूथ आ रहे थे। मैं 18,000 पर था, जो दूसरा कैंडिडेट था वो 5,000 पर था। मैं घर चला गया, दरमियान में किसी ने बताया कि यार वो चेंज कर रहा है, तो मैं हैरान रह गया। मैंने कहा इतनी मार्जिन से तो मैं उसको हरवा रहा हूँ। आप यकीन करें, मैं 2 घंटे बाद आरओ ऑफिस गया तो वो सिस्टम जो है वो जहां पर मैं गया था वहां पर रखा था और नए पाम 45 बन रहे थे। मैं अजीब बात आपको बता दूं, उसमें इदारे के लोग भी शामिल थे, एडमिनिस्ट्रेशन भी शामिल थी, और जो प्रिजाइडिंग अफसर थे तो उसको एक एक कमरे लेके जाते। मैं आपको ये जिम्मेदारी से कहता हूं कि नए पाम 45 बन रहे थे। फिर हमने एहतजाज किया, लोगों को इकट्ठा किया, क्योंकि मोबाइल भी बंद था, क्योंकि उनको पता था मोबाइल इसलिए बंद किया था क्योंकि इरादा था कि वो इस तरह करेंगे। तो हमने लोगों को जमा किया, लोगों ने एहतजाज किया, काफी हालात काफी कशीदा हो गए। और 7 प्रिजाइडिंग अफसर हमने वहां पर कमरे में बंद कर दिए गए। अंदाजा लगा ले इस तरह का हुआ है। ये इस तरह पहली दफा ये तारीख में कि इसका मिसाल नहीं मिल रहा जिस तरह, क्योंकि इन लोगों का इरादा पहले से ही था। और अभी आपने अब आपने क्योंकि ये चैलेंज किए हुए हैं, आपने 80 नशिस्तें बताई हैं कौमी असेंबली की जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जिनका रिजल्ट चैलेंज हुआ है। आगे चलते हैं, क्योंकि अब तो जाहिर है कि असेंबली में आप लोग आ गए हैं। जब आप कहते हैं हमने असेंबली को नहीं माना, हम किसी कानून साजी को नहीं मानेंगे, लेकिन जब पार्लियामेंटेरियन ओथ ले लेता है तो वो जाहिर है कि उस असेंबली की लेजिटिमेसी हो जाती है, क्योंकि यू कंसिडर इट लेजिटिमेट। आपने पंजाब का जिक्र किया कि पंजाब में जो कुछ हुआ वर्कर्स नाराज थे, क्या इमरान खान साहब भी नाराज हुए इस हवाले से? और क्या जो कुछ अब कौमी असेंबली में हो रहा है वो उनकी डायरेक्शन पर हो रहा है? नहीं, मुझे तो खैर खान साहब से तो मेरा राबिता नहीं है, मुझे नहीं पता कि खान साहब जो है पंजाब का उसका क्या रिएक्शन है, तो वो तो क़यादत को पता होगा। लेकिन हमारी स्ट्रेटजी यही है कि हमने इसको हर फोरम पे इसको टफ टाइम देना है और अपनी बात पहुंचाना है। जो पहली दफा हमने किया था, जो असेंबली से निकल आए थे, बाद में हमें एहसास हुआ कि हमें असेंबली में होना चाहिए थे। हमें उस टाइम भी था कि यार ये जो असेंबली में, क्योंकि किसी और के कहने पे किया गया, क्योंकि सिंध हाउस में जो मंडी लगी गई थी, जो कीमतें लगाई गई थी, तो हम उनके खिलाफ थे। लेकिन हमने जो फैसला किया था, बाद में हमें एहसास हुआ था कि अगर हम असेंबली में होते तो एक फोरम तो था हमारे पास, हम वहां भी बात करते। तो हम असेंबली में सिर्फ इसलिए आए हैं कि हम अपनी बात करें। हम सड़कों पे भी इंशाल्लाह, कल भी हमारी जो है हमने कॉल दी है, और कल इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि हजारों लोग हर जगह निकलेंगे। और हम इस मैंडेट को मानने को तैयार नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता। हम बात करने को भी इस पे तैयार नहीं है। हमें जब तक हमें अपना हक नहीं दे जाता, हम किसी से बात करने को भी तैयार नहीं। अच्छा, तो जुनैद साहब मुझे ये बताइएगा कि जो इस वक्त तहरीक इंसाफ के ऊपर तनकीद हो रही है वो 2 तरीके से हो रही है। एक तो सदर पाकिस्तान पर, जिन्होंने बिल्कुल आखिर में जाकर दस्तखत किए उस समरी पर टू कन्वीन द 16th नेशनल असेंबली। क्या पार्टी के अंदर इसके हवाले से क्या बात होती है
क्या सदर आरिफ अलवी ने तहरीक इंसाफ से अपनी वाबस्तगी जो है उसे बाकायदा तौर पर आप लोग समझते हैं कि हाँ उन्होंने सही किया कि आखिर तक लटकाए रखा? नहीं, सर साहब ने तो जितनी उससे कोशिश हो सकी थी उसने की है, क्योंकि आइन में यही है कि 21 दिनों के अंदर अंदर आपने असम्बली जो है बुलाना है। तो 21 तक अगर सदर न बुलाते तो फिर भी असम्बली कॉल होती ना, तो उसमें उसका अगर वो साइन न करते फिर भी असम्बली बुलाई जाती। तो उसका तो वो मेरा नहीं ख्याल कि सदर साहब के इख्तियार में था कि उसको नहीं, लेकिन क्या वाज इट अ पार्ट ऑफ द प्लान? जैसे आपने कहा ना हमारा तो प्लान ये है कि टफ टाइम देना है, हर फोरम पर देना है, तो दिस वाज आल्सो पार्ट ऑफ द प्लान? नहीं, ये सदर साहब जो है उसका तो अपना फैसला है, वो पार्टी का भी मेंबर नहीं रहा, तो उसका अपना फैसला है। मेरा नहीं ख्याल के सदर साहब जो है उसने पार्टी को उसमें ऑन बोर्ड लिया था या पार्टी ने उसके साथ कोई मशवरा किया था। मेरा ख्याल उसकी जाती ये राय थी कि यार ये फोरम पूरा नहीं है। अच्छा, दूसरी जो आपके ऊपर इस वक्त सबसे बड़ी तनकीद है, जिसके हवाले से नवाज शरीफ साहब भी, शहबाज शरीफ साहब भी कहते हैं कि ये तो बिल्कुल कौम के साथ और मुल्क के साथ दुश्मनी है कि IMF को खत लिखा गया है। आज सेनेट के अंदर उसके हवाले से करारदाद भी जमा कराई गई है कि इस पे बहस की जा सके कि इमरान खान की हिदायत पर जो IMF को खत लिखा गया। सादा अल्फाज में हम जानना चाहते हैं, क्या आप ये चाहते हैं कि IMF, पाकिस्तान को कर्जे की जरूरत है, IMF प्रोग्राम में जाना है, ना मिले? जुनेद साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं, मेरी पार्टी भी ये नहीं चाहती कि IMF, जी आपकी आवाज आ रही है, मेरी पार्टी ने कभी ये नहीं कहा कि हम IMF के साथ जो है हम न जाएं, बल्कि जो खत लिखा है उसके आप बता दें कि उसमें कौन सी ऐसी बात है जिसमें उसे, अगर उसने ये कहा है कि कानून की हुक्मरानी हो, जो आप हमें फंड दे उसकी निगरानी करे कि इसी तरीके से की, और इन लोगों को वही नहीं नजर आ रहा। जब एक साइपर आया था और साइपर में उसको यार हमें आपकी हुकूमत आप चेंज कर ले वरना हम आपसे, तो उस वक्त जो है ये तो अलाकार बने हुए थे। तो इसमें कौन सी गलत बात है या कौन सा गलत काम पार्टी ने किया है? इस IMF को ये कहा है कि आपने जो वादा हमारे साथ किया गया था कि फ्री फेयर इलेक्शन होगा, जो कानून की हुक्मरानी होगी, जो आप हमें पैसे जिसकी मैनेजिंग आप करें, तो इसमें कौन सा है? ये पैसे तो मैंने देने हैं, मेरे बच्चों ने देने, मेरे आने वाली नस्लों ने देना है। ये तो कोई शरीफ खानदान या सरदारी खानदान या किसी इदारे के सरबराह ने तो नहीं देना है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसकी तहफ़्फ़ुज़ करें जो पैसे हमें मिलते, क्योंकि ये मुफ्त में तो हमें नहीं मिलते। तो इसमें कौन सी गलत बात है कि जो आपको या पार्टी किसी को इस पे एतराज हो? नहीं, देखिए IMF को तो जाहिर है आप लोगों ने खत में ये लिखा है कि आपसे ये नहीं कहा जा रहा कि आप तो, क्योंकि जाहिर है कि कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी नहीं है, लेकिन एन ऑडिट ऑफ एटलीस्ट 30% of the national and provincial assembly seats should be ensured, which can be accomplished in merely 2 weeks. तो आप ये समझते हैं कि जब तक ये ना हो ऑडिट, जब तक IMF का प्रोग्राम पाकिस्तान को ना मिले? नहीं, मैडम मैं सिर्फ रिकॉर्ड दुरुस्त करना चाहता हूं कि IMF का ये जो पैसे हमें मिले थे तो खान साहब से मुलाकात के बाद मिले थे, तो हम इसका हिस्सा थे, हमारे साथ कुछ कमिटमेंट की गई थी। हम अगर इररिलेवेंट लोग थे तो खान से क्यों मिले थे? IMF के जो टीम आई थी तो खान से मिल के उसने कहा था, तो वो हमें स्टेक होल्डर समझते हैं। जब उस टाइम हम स्टेक होल्डर थे तो आप क्यों नहीं है? तो उस टाइम जब मुलाकात हो रही थी तो किसी ने तो ये इतराज नहीं किया कि आप IMF की टीम से क्यों मिल रहा है, क्योंकि इनको पैसे मिल रहे थे। आज जब उसकी थी, क्योंकि जो मीटिंग हुई थी जिसमें कुछ कमिटमेंट की गई होगी, खान की तो जिम्मेदारी नहीं थी, वो तो अपोजिशन में बैठे थे, तो किसी ने तो ये इतराज नहीं किया कि IMF की टीम खान से क्यों मिल रही है। खान उस टाइम IMF पे इतराज करते, उस टाइम खान पे इतराज करते कि आप क्यों मिल रही है IMF की टीम के साथ। नहीं, लेकिन इस वक्त ये एतराज जाहिर है बहुत बड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान के मुआशी चैलेंजेस ऐसे हैं कि IMF के प्रोग्राम में जाना नागुज़ीर है। लिहाजा ऐसी कोई भी स्टेप जिससे प्रोग्राम में डिले हो वो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है। नहीं तो ये IMF की ये तो हम जब से पैदा हुए गए तो यही हम सुनते आ रहे। तो हम इस हालात तक पहुंचाने की जिम्मेदार कौन है? जो अरबों रुपए, एक तरफ जो जिस तरह आपने जिक्र किया कि हमारी माशी हालात इतनी खराब है, दूसरी तरफ जो कौम के अरबों रुपए एक ऐसे इलेक्शन पे लगे जिसको न हम मानते हैं न दुनिया मानती है। इवन जो लोग इस असम्बली में आए उसको भी पता है, वो भी इसको मानने को तैयार नहीं है।
चलिए देखते हैं आगे आगे क्या होता है। आपने तो वैसे बता ही दिया है कि टफ से टफ लोगों ने असेंबली में देना है। बहुत बहुत शुक्रिया जुनेद अकबर साहब, जो कि डेप्यूटी स्पीकर कौमी असेंबली के आज उम्मीदवार थे। 92 वोट इन्होंने हासिल किए। कहते हैं कि हमने ये तय किया है कि कोई भी फोरम अब इस तरह से खाली नहीं छोड़ेंगे। गलती थी कौमी असेंबली से निकलना, और जितनी भी उन्होंने ये भी कहा कि जो भी कानून साजी होगी वो उसको भी नहीं मानते, वो इस असेंबली को ही नहीं मानते। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस हाजिर होंगे, एक मायदा भी हुआ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और MQM के दरमियान। क्या तमाम तर बातें जो हैं वो मान ली गई हैं MQM की? राइट आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। आज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान एक मुआहदा हुआ। दस्तखत किए मुस्तफ़ा कमाल साहब और एहसन इकबाल साहब ने, और ये मुआहदा ज़ाहिर है उस आइनी तरमीम के हवाले से है जिसकी कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट शुरू दिन से बात करती आई है, और वो ये चाहते थे, बल्कि खालिद मकबूल साहब ने तो हमारे प्रोग्राम में ये कहा था कि जो कोई भी इस आइनी तरमीम के लिए राज़ी होगी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का जो वोट है वो उसके हक़ में जाएगा। और गुज़िश्ता रोज़ यही खबरें थी कि जब तक कि ये मामला तय नहीं हो जाते, आज जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब है उसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हिस्सा नहीं लेगी। ज़रा इस मुआहदे के हवाले से और मज़ीद और क्या कुछ होने को है MQM और PMLN के बीच, इस पर बात करते हैं रुकने कौमी असम्बली ख्वाजा इजहार साहब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर रहनुमा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ख्वाजा साहब, एक और मुआहदा हो गया। एक पहले हुआ था जब PTM की हुकूमत थी, उसमें भी गारंटर जो थे वो शहबाज शरीफ साहब थे। आज का जो ये मुआहदा हुआ है, इस हवाले से अगर देखा जाए कि आइनी तरमीम के लिए ज़ाहिर है कि एक 2/3 अक्सरियत दरकार होती है, और इसमें एक अहम प्लेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है। तो क्या पीपल्स पार्टी की गारंटी भी ली है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कि वो ये सब उनके साथ मिलकर के करवाएगी आपके लिए? जी, सबसे पहली चीज तो नादिया, मैं पूरे पाकिस्तान के अवाम को ये मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि MQM ने रिवायत शिकन बुनियाद एक रखी, और बजाय के जो कयास आराइयाँ थी कि हम वजारतों के पीछे भाग रहे हैं, हम ये ओहदे मांग रहे हैं, उन सबको छोड़कर हमने अपने मंशूर का सबसे बुनियादी नुक्ता, जो मंशूर हमने प्रिंट किया था, जो मंशूर जिसके ऊपर हम इलेक्शन जीते हैं, हमने बुनियादी नुक्ता आज हमने उस जमात से मनवा लिया जिसका मुतवक्को वजीर आजम आने वाला है, जिसका स्पीकर आज आ चुका है। और इसमें जो आप फरमा रही हैं कि यकीनन मुआहदे पहले भी हुए, तो नादिया जमहूरियत है क्या? जमहूरियत यही तो है कि बात सुनाई जाए, बात सुनी जाए, बात तस्लीम की जाए, दलाइल के साथ अपनी बात का वजन सामने वाले फरीक को बताया जाए। सही। और जो तरीका एक महज़िब दुनिया का है, वो महज़िब दुनिया का तरीका हमने फिर इख्तियार किया। और अब ये जो हमारा 140A से आगे जो तर्जुमानी कर रहा है, जो गली मोहल्लों में आम आदमी को बावसाइल कर रहा है, कराची था पेशावर, ये सिर्फ कराची का मसला नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए हमने ये किया है। ठीक। तो यकीनन ये एक बिल बनेगा, बिल बनकर टेबल होगा, टेबल बनकर फिर स्पीकर साहब या तो कोई स्पेशल कमेटी बनाएंगे, और उससे पहले हम पीपल्स पार्टी को भी कायल करने की कोशिश करेंगे, और PTI के जो 100 अरकान हैं आज़ाद, यकीनन वो तो इस पे उनका मंशूर तो इस बात की खुद ही सपोर्ट करता है, हम उनसे भी बात करेंगे, और 2/3 अक्सरियत से इंशाल्लाह ये आईनी तरमीम मंजूर कराएंगे, जिसमें वक्त लग सकता है। अच्छा, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से यानी MQM खुद बात करेगी। एहसन इकबाल साहब ने ये गारंटी आपको आज नहीं दी है कि नून लीग जो है वो इसमें काम करेगी या पीपल्स पार्टी को राजी करेगी? देखिए, मसला तो ये कि ये तो पूरे हमने बता दिया ना कि ये तो मंशूर में पीपल्स पार्टी के भी है कि भाई उन्होंने गरीब मुतवस्सित तबके आम आदमी को बाख्तियार करना है। अब उनका अमल हमेशा मुख्तलिफ रहा है, अमल हमेशा उनका मुतजाद रहा है, तो अब हम तो उनसे भी बात करके समझाने की कोशिश करेंगे कि भाई ये सेवन के, जैकबाबाद के, खैरपुर के, जानशुरों के ये लोग इस ताकतवर नहीं होंगे जब तक कि बावसाइल नहीं होंगे। अब अगर पीपल्स पार्टी इस पे अपने मंशूर के मुताबिक, अपने वादों के मुताबिक मान जाती है, तो MQM की बहुत बड़ी कामयाबी के साथ पीपल्स पार्टी, PMLN, बल्कि पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों की कामयाबी होगी। लेकिन अगर खुदा न खास्ता उसमें ताखीर होती है,
तो हम कोशिश करेंगे कि 2/3 मेजोरिटी किसी भी तरह एक एक मेंबर से बात करके पूरी करें। अच्छा। और इसको ऐवान से मंजूर कराएं। अच्छा, कल तक ये बात आ रही थी, ख्वाजा आसिफ ने भी ये कहा कि चंद वजारतों के ऊपर और जाहिर है कि जो गवर्नर सिंध हैं उनके हवाले से अभी बातचीत चल रही है। तो आज क्या ये मामला भी तय पा गए हैं या अभी इस पे बैठक बाकी है? नहीं, देखें, गवर्नर सिंध और वजारतें ये तो ज़ाहिर प्राइम मिनिस्टर से मशरूत हैं और नेक्स्ट प्रेसिडेंट से मशरूत हैं, जो मुतवक्को है 9 तारीख को। तो फिलहाल तो इसका भी कोई तज़किरा ही नहीं है, लेकिन जैसे ही वजीर आज़म पाकिस्तान इतवार को वोट लेंगे और 9 तारीख को सदर पाकिस्तान अपना ओहदे का हलफ उठाएंगे, उसके बाद इसमें पेशरफ शुरू होगी। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात कि ख्वाजा साहब, ये बातें तो जब सियासी जमातें मिलती हैं, खुसूसन इत्तेहादी जमातें, तो इस पर तो बात होती है। क्या मैं ये समझूं कि अभी तक वजारतों के हवाले से एमक्यूएम ने कोई बात नहीं की है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बड़ी साफ गोई से मैं बात करूंगा, ऐसा नहीं है। जाहिर है काबीना में बैठने जा रहे हैं, काबीना की दावत दी जा रही है, तो फिर काबीना में बैठते हुए अपने पीछे कराची का वजन रख के जाएंगे ना। और जब कराची का वजन रख के जाएंगे, जो माशी शहर है, जो दिफाई तौर पर इंतहाई अहम शहर है, तो चाहेंगे कि फिर वजारतें भी उतनी ही अहमियत के हामिल हों जितने अहमियत का हामिल ये शहर है या सिंध के और दीगर शहर हैं। तो बातचीत जरूर हुई है, लेकिन किसी मंतकी नतीजे पे नहीं पहुंची। अच्छा, वजीर आजम के हवाले से मुझे बताइएगा कि क्या अब ये तो तय है ना कि वजीर आजम का वोट, एमक्यूएम का वोट वजीर आजम के हक में होगा और वो उसके उम्मीदवार शहबाज शरीफ साहब हैं। आज के मुआहदे के बाद ये मुकम्मल तय है? बिल्कुल तय है। शहबाज शरीफ साहब को हम वजीर आजम के लिए बिल्कुल मुकम्मल तौर पर वोट देंगे। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से बताइएगा कि क्या कोई मुलाकातें हुई हैं? सदर के उम्मीदवार हैं आसिफ अली जरदारी साहब, उस हवाले से एमक्यूएम ने क्या फैसला किया है कि वो उनके हक में वोट करेगी या नहीं? पहली चीज तो देखें, पीपल्स पार्टी की तरफ से ऐसी कोई हमारे सामने बातचीत नहीं आई, ना मुतालबा या ना कोई दरखास्त आई, बराह रास्त कोई बात नहीं। अच्छा। और ना ही हमें पीएमएलएन ने कहा। अब दूसरी बात यह है कि या तो हो सकता है कि वो एमक्यूएम और आजाद अरकान के बगैर उनके नंबर पूरे हों और उन्हें हमारी जरूरत ही ना हो, और सदर के वोटों के लिए वो हमसे नहीं कहेंगे, तो वो अपने नंबर पूरे करके अपना सदर मुंतखब करवा लें। सही। और अगर उन्हें हमारी जरूरत है या ऐवान के अंदर उनको एक मफाहमती तासुर देने की जरूरत है, तो यकीनन वो फिर हमारे पास आएंगे, हमसे बात करेंगे तो उसके बाद फिर तय किया जाएगा कि वोट देना है या नहीं। क्या एमक्यूएम उस मांगने को भी, यानी वोट मांगने के लिए भी एज अ बार्गेन चिप उसको इस्तेमाल कर सकती है? और मैं जब बार्गेन की बात कर रही हूँ तो मैं किसी वजारत की बात नहीं कर रही, बल्कि ये जो आपकी आईनी तरमीम है इस हवाले से और खुसूसन गवर्नर सिंध के हवाले से। नादिया, देखिए, पॉलिटिक्स तो डायलॉग है ना। डायलॉग में हमेशा गिव एंड टेक होता है या विन विन होता है, दोनों सिचुएशंस होती हैं। और बार्गेन बिल्कुल होता है, हर पॉलिटिकल पार्टी बार्गेन कर रही है, एक दूसरे से कर रहे हैं, ऐवान में कर रहे हैं। हमारे पास जब ऐसी कोई सिचुएशन होगी और हम अपने आप को समझेंगे कहीं ना कहीं हमें अपना भी नेगोशिएशन रखना है और गिव एंड टेक करना है या बार्गेनिंग करनी है, तो हम बिल्कुल करेंगे, चाहे वो गवर्नर सिंध के नाम पर हो, चाहे वजारतों पर हो, चाहे और आईनी ओहदों पर हो। जिस तरह 140A की हमने पूरे पाकिस्तान को आज मुबारकबाद दी है, तो इसी तरह में आगे हमारे पास प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन भी है, आगे हमारे पास नेशनल फाइनेंस कमीशन भी है, आगे हमारे पास और बहुत सारी ऐसी इस्तेलाहात हैं जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी तमाम जमातों की। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये क्या वजह है ख्वाजा इज़हार साहब कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामरान टिसूरी साहब को नहीं चाहती बतौर गवर्नर कंटिन्यू करने के? वाई? देखिए, ऑफिशियली तो कोई स्टेटमेंट मेरे सामने ऐसा नहीं आया कि ना ही अभी मुराद अली शाह साहब ने वहाँ ओथ भी लिया, गवर्नर से उन्होंने मुलाकात भी की, बातचीत। ये हमारी खबरें हैं जराए से और ये काफी तकवीयत पकड़ चुकी हैं ये खबरें, इसकी कोई ना कोई पीछे कोई रीजन है? नहीं, देखिए, मैं फिर दोबारा कहूंगा, अगर ऐसा मौका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है तो वो खुलकर आना चाहिए, वाज़ेह होकर आना चाहिए। लेकिन अगर सिर्फ जराए से खबरें दी जा रही हैं तो मैं समझता हूँ उस खबरों पे तबसरा मैं नहीं समझता कि मुझे अपने गवर्नर के ऊपर बिला वजह के तबसरा करना चाहिए, जबकि वो अच्छा काम कर रहे हैं। अगर कोई किसी के पास उनसे बेहतर गवर्नर है या किसी के पास उनको हटाने की कोई दलील है,
और वो फिर बात हो आमने तो फिर हम उस पे बहस की जा सकती है। अच्छा ख्वाजा साहब, लेकिन ये जो पावर शेयरिंग डील हुई थी बिटवीन PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इसमें जाहिर है कि ये तमाम तर आईनी ओहदों पर उनकी बातचीत हो रही थी और उसमें यही सामने आया था कि गवर्नर सिंध जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से होगा और बकिया जगहों पर शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के होंगे। तो इस हवाले से मुझे बताइएगा कि अगर कामरान टिसूरी साहब गवर्नरशिप कंटिन्यू नहीं करते तो क्या MQM अपने किसी उम्मीदवार का नाम देगी और चाहेगी कि वो बने, या जिसको भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग बनाए दैट्स ऑल राइट फॉर यू? देखें, MQM ज़ाहिर है अपना उम्मीदवार गवर्नर सिंध को हटाकर किसी और का नाम क्यों देगी? अगर MQM ने नाम दिया है और देना है तो कामरान खान टिसूरी का नाम मौजूद है। लेकिन क्योंकि पीपल्स पार्टी और PMLN अगर ये समझते हैं कि अब उन्होंने मिलकर हुकूमत चलानी है और पीपल्स पार्टी भले काबीना में ना बैठे लेकिन सदर ममलिकत का ओहदा ले ले, डिप्टी चेयरमैन सेनेट ले ले, गवर्नर पंजाब ले ले, गवर्नर KPK ले ले, बलूचिस्तान की हुकूमत में अपना वज़ीर आला नॉमिनेट कर दे, सिंध में वज़ीर आला हो, तो फिर जिम्मेदारी ज़ाहिर इन्हीं की है कि यही मुल्क को फिर दोनों जमातें मिलकर इस पूरे बहरान से निकालेंगी। लेकिन अगर गवर्नर सिंध के ऊपर कोई तहफ़्फ़ुज़ात किसी के हैं तो हमारे सामने खुलकर किसी ने नहीं कहे और न ही हमारी वजारतों की दखल अंदाजी में भी पीपल्स पार्टी की तरफ से बज़ाहिर खुल के हमारे सामने कोई बात नहीं आएगी। सही। ख्वाजा साहब, ये भी ज़रा तस्करा करते चले, ऐवान के अंदर वैसे तो धुआंधार तकारीर होते ही हैं, लेकिन इस वक्त तहरीके इंसाफ बार बार ये कह रही है कि उनकी जो मैंडेट है उस पर डाका डाला गया है। और अभी कुछ रोज़ कबल जो राब्ता कमेटी की जो पूरी लीक्स हुई, जिस पे फिर मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा भी कि ये कोई लंदन की घुसपैठिए हैं जिनकी वजह से, और बहुत अच्छा हुआ कि ये सामने आ गया और उनको पता चल गया। तो ये बात तो देखिए अब सामने आ चुकी है कि इवन पीपल्स पार्टी PMLN को ये कम्युनिकेट कर रही है कि जो आप लोगों का मैंडेट है वो जाली मैंडेट है। नादिया, में बड़े मजे की आपको एक बात बताऊं, असेंबली में एक रुकन ऐसा भी है जिसने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक और साहब के हक में अपने आप को विड्रॉ कर लिया था। 10 बरदार हो गए थे कि जनाब मैं फलाने साहब के नाम नहीं लेना चाहता, फलाने साहब के हक में मैं 10 बरदार हो रहा हूँ, मेरे तमाम वोटर्स उनको वोट दें। और 2 दिन बाद जो वो 10 बरदार हुआ था वही जीत गया 50,000 वोट से। और ये वाकया PMLN और पीपल्स पार्टी के दरमियान की जमातों का बता रहा हूं मैं। तो ऐसे वाकयात मौजूद हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि इल्ज़ाम तराशी की सियासत नहीं होनी चाहिए। जो बात की गई है पीपल्स पार्टी की तरफ से, मैं नहीं समझता कि वो एक संजीदा गुफ्तगू है, क्योंकि हमने यहाँ आसिफ जरदारी, बिलावल साहब और चीफ मिनिस्टर मुराद अली साहब से भी बात की है। असेंबलियों में भी ऐसी कोई बात नहीं हुई। ये अगर किसी ने कही है तो मेरा ख्याल है बड़ी बेवकूफ़ाना बात है। और जहाँ तक PTI की बात है तो मुझे तो हैरानगी होती है इस लतीफ़े के ऊपर कि कराची का मैंडेट उनका मैंडेट था। भाई, कराची में उनकी पैदाइश ही 2018 में हुई, तो उनका मैंडेट, कराची का मैंडेट तो RTS का मैंडेट था। अब वो RTS दफन हो गया तो मैंडेट भी दफन हो गया। और बाकी तो PTI के तमाम सरकर्दा लोग जो MNA MPA गवर्नर ओहदेदार बने थे वो किधर हैं आज? अच्छा, वो तो कराची में कहीं नजर नहीं आते। ख्वाजा साहब, आखिरी में बताते चले ना कि वो जो लीक्स हुई थी राब्ता कमेटी की और वो जो घुसपैठी है जिनका जिक्र किया मुस्तफ़ा कमाल साहब ने, आइडेंटिफाई कर लिया और उनका क्या करेंगे, क्योंकि वो तो लंदन के लोग हैं। अब देखें, जो मुस्तफ़ा भाई ने बात की, यकीनन अभी हम सब लोग इस्लामाबाद में हैं, यहाँ से जाएंगे और उसके ऊपर संजीदगी से बात करेंगे। कोई इतनी बड़ी लीक नहीं है, जो बात हुई है साफ हुई है। जो बात कामरान भाई ने, मुस्तफ़ा भाई ने की, बिल्कुल ठीक की है। और हमने जो बात करते हैं वो कोई ऐसा खुफिया फार्मूला हम नहीं शेयर कर रहे थे, हम तो बता रहे थे कि हमारे मुखालफिन क्या क्या बात कर रहे हैं। तो बहरहाल वो जब जाएंगे तो फिर उसके बाद अकाउंटेबिलिटी करेंगे और तंजीम के डिसिप्लिन के मुताबिक यकीनन वो कार्रवाई की जाएगी, बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी, नहीं छोड़ा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा इज़हार साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन इन फोकस। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मौलाना फजलुर रहमान साहब को मनाने के लिए आज खुद नवाज शरीफ साहब भी पहुंच गए। क्या वो मानेंगे? राइट आफ्टर दिस वन।
वेलकम बैक। आज मौलाना फजलुर रहमान साहब से उनकी रिहाइशगाह पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ साहब की उनके वफ्द के हमरा मुलाकात हुई और खबरें यही थी कि उनको एक मरतबा फिर दावत दी गई है कि वो हुकूमत का हिस्सा बने। बाहर निकलने के बाद हमने ये भी देखा कि ख्वाजा साद रफ़ीक का ये कहना था कि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, कबल अज़ वक्त होगा कहना। बहरहाल क्या बात हुई इस मुलाकात में और क्यों मौलाना साहब राज़ी हैं या नहीं राज़ी हैं, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मरकजी तर्जुमान जमीयत उलमा इस्लाम फे असलम गौरी साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। असलम गौरी साहब, ये बताइए, वैसे आजकल मौलाना फजलुर रहमान साहब से माजी के मुखालफिन भी मुलाकातें कर रहे हैं और दोस्त भी मुलाकातें कर रहे हैं। तो आज की जो मुलाकात हुई नवाज शरीफ साहब की मौलाना फजलुर रहमान साहब से, क्या उन्होंने हुकूमत में शामिल होने की दावत दी या महज वजीर आजम और सदर के वोट के हवाले से ये मुलाकात थी? शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में लिया। असल में ये सियासत का हुस्न है कि सियासतदान जो है आपस में मिलते रहते हैं और एक दूसरे का मौक़िफ़ सुनते भी हैं और उस पर राय भी एक दूसरे को मशवरे भी देते हैं। चूंकि हमारा कंसर्न है मौजूदा 2024 के इलेक्शन के ऊपर कि हमें धांधली से इस इलेक्शन से बाहर किया गया और उस पर तकरीबन इस वक्त सारी ही जमातों का इस बात पे इत्तफाक होता जा रहा है। आपको पता है कि पीपल्स पार्टी कह रही है कि कराची में धांधली हुई और एमक्यूएम कह रही है अंदरूनी सिंध में धांधली हुई। जीडीए भी धांधली कह रही है, हम भी धांधली कह रहे हैं, इसी तरह दीगर सूबा पीटीआई भी धांधली कह रही है। तो पूरे मुल्क में कंसर्न बन गया है मिल मुश्तरका सबका कि ये 2024 का इलेक्शन था, इसके सामने तो 2018 वाले भी तन के खड़े हो गए कि हम तो बिल्कुल ठीक थे। तो इस हद तक इस पे धांधली की गई है। 45 से 47 का सफर इतना भयानक है कि आप उस पर तस्वर भी नहीं कर सकते और हम ये मीडिया पे बातें कह भी नहीं सकते। कुछ बातें महमूद खान चकजई साहब ने कल असेंबली में कही हैं। तो मियां साहब, चूंकि मियां साहब का पहले एक वफद आया था, फिर दोबारा फिर उनका एक वफद रात फिर आया था, जिसमें तमाम हुकूमत में शामिल पार्टियों, उनके इत्तेहादी जितने भी हैं वो सबके साथ शामिल थे। सही। तो तय हुआ था कि मियां साहब मौलाना साहब से खुद बराह रास्त मिलेंगे। तो बहुत सी बातें ऐसी होती है जो बड़े खुद आपस में कर सकते हैं और उसमें कोई तीसरा आदमी नहीं होता। तो फिर मौलाना साहब के थोड़ी देर हम बैठे, उसके बाद मौलाना साहब और मियां साहब अलग कमरे में बैठे। अच्छा। और तकरीबन 1 से 1.5 घंटा तक उनकी आपस में गुफ्तगू हुई और मौलाना साहब के इस इलेक्शन के बारे में जो कंसर्न थे, जो उनकी इस इलेक्शन के बारे में ख्यालात थे, जिन चीजों पे उनका इख्तलाफ है, उन्हें सारी चीजें उनके सामने रखी और मियां साहब ने बड़ी तवज्जो और गौर से सुनी। ठीक है। तो आज की मीटिंग को मैं यही कह सकता हूँ कि हमने अपने मसाइल जो हमें साथ हुआ, जो केपीके में हुआ, जो बलूचिस्तान में हुआ, कल भी बलूचिस्तान में एक ज़ियारत में हमारी सीट थी जिसका नोटिफिकेशन भी हुआ था, कल रीपोलिंग कराएगी उस पे और हालांकि वहाँ कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था और पोलिंग भी हमारे एंटी उम्मीदवार के अपने इलाके में कराएगी और पूरे जितने हल्के थे उन हल्कों को उनके हवाले कर दिया गया। फायरिंग हुई, हमारी पोलिंग एजेंट क्रिटिकल पोजीशन में है, खातून है, इस तरह कुछ साथी भी हमारे जख्मी है वहां पर। बिल्कुल। और आपने इस हवाले से सोशल मीडिया पर भी और वैसे भी बयान जारी किए। लेकिन असलम गौरी साहब, जरा अब आपने क्योंकि अपनी पूरी मुलाकात का अहवाल सुना दिया, मौलाना फजलुर रहमान साहब की नवाज शरीफ साहब से 1-on-1 मुलाकात हुई जो आपने कहा कि काफ़ी देर तक, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, 1 से 1.5 घंटे जारी भी रही। तो क्या आपने तो शिकायतें रखी मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कि जो भी उनके मसाइल हैं या जो भी उनको शिकायत हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या पैगाम लेकर आई थी? देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग तो पहले दिन से एक ही पैगाम दे रही है कि हमें साथ मिलकर चलना चाहिए, हुकूमत में हमारा साथ दें। ठीक है। उनसे स्पीकर का वोट भी मांग रहे थे, डिप्टी स्पीकर का भी मांग रहे थे, प्राइम मिनिस्टर का भी मांग रहे थे। पहले दिन से वो यही हमें कह रहे हैं और कल भी उन्होंने यही हमसे ख्वाहिश का इजहार किया था। या सादिक साहब भी थे कि सुबह मुझे वोट दिया जाए। लेकिन हमारी पार्टी में फैसले जो है शख्सियत नहीं करती, पार्टी करती है और हमारी पार्टी ने यह फैसला किया है कि हम इस जो कंट्रोल्ड जमहूरियत है, इस जमहूरियत के साथ मजीद शायद हम अब ना चल सकें और इस सिलसिले में हमने अपने जनरल काउंसिल्स के मुख्तलिफ जगहों पे इजलासात किए हैं, जिनमें हमने एक इजलास केपीके में पेशावर में किया, इस्लामाबाद में भी किया, तीसरा इजलास नहीं। तो क्या आज की मुलाकात के बाद दोबारा जनरल काउंसिल का इजलास होगा या ये फैसला अटल है कि किसी भी इस मामले में मौलाना फजलुर रहमान साहब और उनकी जमात वोट नहीं करेगी, चाहे वो इंतखाब वजीर आजम का हो या सदर पाकिस्तान का? जी, अभी तक तो यही फैसला है जो आप फरमा रही हैं, अभी तक तो यही फैसला है। और जो जनरल काउंसिल का इजलास हो रहा है ये सूबाई जनरल काउंसिल है, ये मरकजी जनरल काउंसिल नहीं है। और हमारा संडे को कराची में सिंध की जनरल काउंसिल का
इजलास हो रहा है जिसमें सारे उम्मीदवार भी हैं, वो अपने अपने मसाइल भी हमें बताते हैं और अपनी तकालीफ भी बताएंगे कि हमें कैसे हरवाया गया और क्या हमारे साथ हुआ। लेकिन आज मुलाकात के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो बड़ी पुरुमीद नजर आ रही थी। जितने भी वफ्द में लोग थे वो कुछ तो बल्कि कह रहे थे कि ये मामला हल हो जाएगा और मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो हुकूमत का हिस्सा भी बन जाएंगे। नहीं है, नहीं, ऐसे फिलहाल कोई फैसला नहीं है। अगर ऐसा फैसला होगा तो पार्टी फैसला करेगी। हम ये चीजें जो आ रही हैं, ये अभी तो हमारी ये 3rd जनरल काउंसिल का इजलास हो रहा है, इसके बाद 5 को हमारा पंजाब जनरल काउंसिल का इजलास है और बलूचिस्तान का दौरा हमने मनसूख किया है। मौजूदा वहाँ पर जो सूरत हाल है बारिशों की और जो वहाँ पर तूफान आया हुआ है बारिशों का, तो उसकी वजह से बलूचिस्तान तो हमने मनसूख किया, वो ईद के बाद होगा। उसके बाद हम मरकजी जनरल काउंसिल में जाएंगे। तो हमारी मरकजी आमला का यह फैसला है कि हम इस ये जो कंट्रोल जमहूरियत है, जमहूरियत के सिस्टम से हम अपने आप को खैरबाद कह दें, इसका फायदा कोई नहीं है। अच्छा। एक तरफ तो हमसे वो लोग कर रहे हैं जो अपने आप को कहते हैं, जो हमें कहते हैं कि जी हम जमहूरियत कुफर है और आप लोग इसका हिस्सा क्यों हैं, और दूसरी तरफ हमें जमहूरियत वाले, जमहूरियत के ठेकेदार भी हमें मार रहे हैं। तो हमें अब फैसला करना होगा कि हमने किन के साथ चलना है या किस तरह से हमने किन हाथों से अपने आप को मरवाना है। अच्छा। तो हमारा कारकुन इसमें बहुत ही बददिल भी है, हम परेशान भी हैं। हम इस सिलसिले में अपने सूबाई जनरल काउंसिलों से मुशावरत कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसको आगे इसका मतलब तो यानी जब प्राइम मिनिस्टर का जब इंतखाब होना है, जब तक आपके सारे इजलास मुकम्मल हो जाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है, ऐसा कोई चीज नहीं है। हमें अभी ऐसे फिलहाल तो कोई हमने इमरजेंसी भी नहीं है, हमने ऐसे इजलास बुलाने की। इसका साफ मतलब ये है कि आप लोगों ने ये तय किया हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर के इंतखाब में भी आप लोग हिस्सा नहीं लेंगे। अब जरा आगे बढ़ते हैं, मुझे ये बताइए, आपने ये कहा और बल्कि मौलाना फजलुर रहमान साहब का ये बयान है कि 2018 में जो इंतखाबी धांधली हुई उसका रिकॉर्ड 2024 में टूटा। 2018 में आप कहते थे कि इमरान खान साहब के लिए ये सारा सेज जो है वो तैयार किया गया था। 24 की यानी 8 फरवरी 2024 को जो इंतखाबात हुए, जो शिकवे शिकायत मौलाना फजलुर रहमान साहब ने नवाज शरीफ साहब से भी किए हैं, तो आपके नज़दीक या मौलाना फजलुर रहमान साहब के नज़दीक किस जमात को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा, किसके लिए ये सब कुछ किया गया था? देखिए, मेरा ख्याल तो इस वक्त जो हुकूमत बनाने जा रहे हैं उनके भी उतरे हुए चेहरे बता रहे हैं कि उनके साथ क्या हुआ है। आपको पता है कि मैंडेट ना मुस्लिम लीग नून के पास है, ना पीपल्स पार्टी के पास है, ना एमक्यूएम के पास है। बड़ी 3 पार्टियां हैं, उनके पास मैंडेट नहीं है। और चौथी बड़ी पार्टी पीटीआई है और वो तकरीबन 90 से ज्यादा उनके पास वोट बैंक है। तो सारी पार्टियां जो है इसमें तो हर किसी के पास भी इतना सादा अक्सरियत नहीं है कि वो अपनी हुकूमत बना सके। अब ये 2-3 पार्टियों ने अपने आप को इकट्ठा किया है। आप देखें, प्राइम मिनिस्टर साहब के भी चेहरे उतरे हुए हैं, रजाई साहब के भी चेहरे उतरे हुए हैं। चेहरे उतरना अलग जगह है। मैं ये कह रही हूँ, मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि इंतखाबी धांधली हुई और खास करके आपने कहा कि उनको इस पूरे इलेक्शन से बाहर रखा गया, तो फायदा किसको पहुंचाया गया? नहीं, फायदा तो इन्हीं को पहुंचेगा ना जो इक़्तिदार में जाएंगे, लेकिन फायदा तो सबसे बड़ा हमें नुकसान पहुंचाया गया ना। हमें इससे बाहर रखा गया, पूरे सिस्टम से हमें बाहर किया गया। हम असल में हम ये समझते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो दौरा था, हमास के रहनुमाओं से मुलाकात और उसके बाद अफगानिस्तान का दौरा, इंटरनेशनल लॉबियां जो है पाकिस्तान में अभी भी मुतहर्रिक हैं और वो अपना काम करती हैं। हम समझते हैं हमें उस दबाव ने हमें इस इलेक्शन से बाहर करवाया। अच्छा, अब दूसरी तरफ जो तहरीके इंसाफ के वफ्द की गुज़िश्ता रोज भी मुलाकात हुई है और इससे पहले भी आप लोगों की मुलाकात हुई है, वो क्या चाहते हैं मौलाना फजलुर रहमान और उनकी जमात से? जी, पहले दिन वो आए थे, तशरीफ लाए थे, तो उन्होंने पहले दिन ये कहा था कि हम आपके पास आए हैं और अपने कायद का मैसेज लेके कि जी आपने धांधली के खिलाफ आवाज उठाई है और हम भी समझते हैं धांधली हुई है। तो हम उनसे कहा भी, हंसते हुए मजाक में कहा भी मौलाना साहब ने, या हम तो ये कहते हैं कि धांधली हमारे खिलाफ जो हुई है उससे आप जीते हैं। अब दूसरी मीटिंग में ये जो आए थे तो इन्होंने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का वोट मांगा था। तो जो फिर हमने उनसे यही रिक्वेस्ट की कि हमने कहा हमने जो फैसला कर लिया है कि हम इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बने। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। असलम गौरी साहब, मरकजी जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप से हमारे साथ थे। अब तक की सारी गुफ्तगू में गो कि आज नवाज शरीफ साहब की मुलाकात मौलाना फजलुर रहमान से हुई है, शिकवे शिकायत भी हुई हैं और नवाज शरीफ साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये चाहती है कि वह हुकूमत का हिस्सा बने, लेकिन ताहम अभी तक मौलाना फजलुर रहमान साहब इसी बात पर डटे हुए हैं। उनकी शिकायत हैं कि
उनको जानबूझकर इस पूरे प्रोसेस से बाहर रखा गया है। लिहाजा वो किसी भी किस्म की जो इस वक्त ऐवान के अंदर, चाहे वो स्पीकर हो, डेप्यूटी स्पीकर जो आज मुंतखब हुए, ना इस पूरे प्रोसेस में उन्होंने हिस्सा लिया, ना ही वो समझते हैं कि वज़ीर आज़म और सदर के इंतखाबात में वो हिस्सा लेंगे। अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में कल हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।